एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओप सॉरी, वेलकम बैक। आई थिंक ये मिस हो चुका था। तो भाई, अब जब आप सब आ चुके हैं तो हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले तो बात आती है कि मॉडर्न एजुकेशन एक्चुअल में क्या है। भाई, हम इतने ज़्यादा समझदार हैं कि हमें पता है कि मॉडर्न एजुकेशन एक्चुअल में क्या है। मीन्स हमारे पास में एक ओल्डर एजुकेशन था, एंशिएंट एजुकेशन था, देन हमारे पास एक अपडेटेड वर्जन आता है मॉडर्न एजुकेशन, राइट? जी हाँ, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री हमें पता है कि ब्रिटिशर्स की देन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स आते हैं फिर हमारी एक नई इरा जो है यहाँ से शुरू हो जाती है। तो सेम हमारे पास में हम एजुकेशन सेक्टर में भी ये चीज़ देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज का हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो जब हम अपने क्लासरूम में आते हैं, है ना, तो जब भी क्लासरूम में एंटर होते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास एक अच्छा वेल सेटअप होता है। क्लियर? नहीं होता है तो हम घर जाके हमारे पेरेंट्स से बुराई करते हैं कि भाई हमारे स्कूल में तो ढंग का फर्नीचर भी नहीं था, है ना। तो हमारे जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम क्या चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास में वेल एस्टैब्लिश एक फर्नीचर है, बड़ा सा सुंदर सा ब्लैक बोर्ड है, और आजकल तो डिजिटल हो चुकी हैं सारी चीज़ें। पहले तो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, बट इन प्रेजेंट हमारे पास वाइट बोर्ड है। ओके, और आपके पास में वाइट बोर्ड भी नहीं है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो मुझे। ओके, तो बहुत सारी फैसिलिटीज जो है ये प्रोवाइड की गई है आज की डेट में हमें। मतलब आपके पास आपका हर एक सब्जेक्ट का एक अलग अलग टीचर आता है, वो आपको हर एक सब्जेक्ट में डिटेल से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स को, ब्रॉड टॉपिक हो कोई भी हो। तो हर चीज़ आपके क्लासरूम में जब आप देखते हो तो आपको एक से एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो कभी ये सोचा है कि जब हम लोग पहले के सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर कुछ और ही दौर था, लेकिन अभी कुछ और दौर है। हमें एक मॉडर्न एजुकेशन मिल रहा है, तो ये किसकी देन है? जी हाँ, ये ब्रिटिशर्स की है। जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो अपने साथ में एक मॉडर्न एजुकेशन तो लाते ही है, बल्कि ये सारी चीज़ें भी लेकर के आते हैं। वरना हम वो लोग हैं जो कि खुले में बैठ करके पढ़ाई किया करते थे, राइट? मतलब हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशन था, ठीक है, वो क्या था, एक गुरु शिष्य परंपरा का, जहाँ पर अगर आपको कोई शिक्षा प्राप्त करनी है, मीन्स आपको एजुकेट होना है, तो इसके लिए आपको किसी आश्रम में जाना होता था। मतलब मैं एकदम एंशिएंट एरा की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर आपको किसी आश्रम में जाना है, या मतलब, और ये सारी चीज़ें जो है वही लोग अफोर्ड कर पाते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो और अच्छे हो। तो हर एक वर्ग का इंसान वहाँ पे पढ़ाई भी नहीं कर सकता था। मतलब जो हमने 4 कास्ट देखी थी, तो उसमें से जो स्पेशल 3 कास्ट है तो डेफिनेटली वो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आश्रम वगैरह की फैसिलिटी भी सिर्फ उनके लिए है जो कि कोई राजकुमार हो, मतलब किसी किंग का बेटा हो, प्रिंस वगैरह हो, तो ठीक है इन्हें। और इसमें भी महिलाओं को एंट्री नहीं थी, या फीमेल जो है वो नहीं पढ़ सकते थे। तो उस टाइम में क्या होता था कि बहुत जो लोग हैं, वो बच्चे जो है, अगर उनको शिक्षा प्राप्त करनी है, एजुकेशन लेना है, तो वो किसी आश्रम में जाएंगे, या तो फिर क्या होता था कि जो प्राइवेट ट्यूटर्स हुआ करते थे वो उन्हें अपने घर पे आकर के पढ़ाया करते थे। क्लियर? तो ये फैसिलिटी थी, ना कि ऐसा कि आप स्कूल जा रहे हो और आपके पास में बहुत अच्छा एक सेटअप रखा हुआ है जो आज की डेट में है। तो उस टाइम में जब आश्रम जाते थे तो वो हम रेगुलर बेसिस पे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस शाम को आ रहे हैं। बट उस टाइम ऐसा नहीं है, आपको 60 to 40 डेज जो है, मतलब 40 to 60 डेज आपको वहीं पे स्टे करना है, वहीं पे रह करके आपको पूरी पढ़ाई करनी है। जितना भी आपका टाइम पीरियड होता था, मे बी 3 मंथ्स तो ऑलमोस्ट हुआ ही करता था। तो वहीं पे आपको रहना है वहाँ पर। और आपकी जो शिक्षा का तरीका या जो एजुकेशन का तरीका था वो ये नहीं था कि गुरुजी बैठे हुए हैं एक ब्लैक बोर्ड लेकर के और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो मोरल लाइफ होती है ना, तो वो चीज़ों को ज़्यादा सिखाया जाता था। क्लियर? तो यहाँ पर उस टाइम में मतलब एकदम प्रकृति में बैठ करके, नेचर में बैठ करके आपको ज्ञान की बातें दी जाती थी। अब यहाँ पर पढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि भाई मैथ्स वैथ सॉल्व करना है तो आपको ब्लैक बोर्ड की तो नीड पड़ेगी। तो उस टाइम इस टाइप का कोई ज़्यादा रूल नहीं था, मतलब, लेकिन फिर भी हाँ, लोग खगोल शास्त्री भी हुए हैं उस टाइम में। तो शिक्षा तो बेस्ट थी ही थी, तब की भी थी, लेकिन वैदिक ज्ञान हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था। तो उस टाइम में बहुत सारे श्लोक, दोहा, चौपाई, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। ठीक है? फिर जिन लोगों को लॉ पढ़ना है, पोइट्री, फिलोसफी, ग्रामर, इक्वलिट ज्योमेट्रीज वगैरह, ये
सारी में इंटरेस्टेड रखा करते थे, तो इन्हें पर्शियन स्कूल में भेजा जाता था, ठीक है, जिसे मकताब्स भी कहा जाता है। तो जो स्पेशली मतलब जिनको और ज्यादा एजुकेट होना है तो इन्हें फिर पर्शियन स्कूल में भेजा जाता था, जहां पर ये अपनी बाकी की जो एजुकेशन है वो डन करते थे, जिसमें भी उनका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो अपना कंप्लीट किया करते थे। और जो हमारे स्कूल है मतलब जो आश्रम है वहां पर तो आपको स्कूल श्लोक का सिखा रहे हैं, श्लोक, दोहा, चौपाई, ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। जो आपके होम ट्यूटर्स है, क्योंकि उस वक्त प्राइवेट ट्यूटर आकर के आपको पढ़ा के भी जाया करते थे, तो एकदम बेसिक सी चीजें हो गई, मतलब ये पोयम वगैरह तो हो गई, कुछ पहाड़े हो गए, और पहाड़े भी किस फॉर्म में, दो एकम दो, दो दूनी चार वाला, ठीक है, 2 1 2 2 2 4 वाला फॉर्म नहीं था। क्लियर? जो अब हम एजुकेशन देख रहे हैं या जो एजुकेशन हमें मिला है, दिस इज मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। अगर हम एंशिएंट एजुकेशन की बात करें तो वो बहुत पहले खत्म हो चुका था। ये युग है, जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं तो उसी के साथ में इसकी भी समाप्ति हो गई थी। लेकिन लकीली टचवुड हमारे यहाँ पर कई ऐसे स्कूल्स हैं आज भी जो वैदिक शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं, और कई जो पेरेंट्स हैं इंटरेस्टेड है वो अपने बच्चों को यहाँ भेजते भी है। सो गूगल कर सकते हैं आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अब भाई सबसे बात आती है कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में एंटर कर चुके हैं, तो उन्होंने हमारे इंडिया की काया तो पलट के रख दी थी। मतलब अभी तक के हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है तो वहां से हमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि भैया ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे चेंजेस हमारे यहाँ पर लेकर के आए हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो इंडियन टेक्सटाइल था उसको भी चेंज कर दिया। हमारे यहाँ पर लोग जो है वो हाथ से कपड़ा बुना करते थे, ठीक है, चरखा चलता था, सबको पता है, गांधी जी वाला, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुई, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, मशीनरीज हो गई। हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रोसेस था वो भी डिफरेंट था। हम हमारे यहाँ की जो लोकल फसलें हुआ करती थी जो बेनिफिशियल है, ठीक है, जिससे हमको पैसा मिलता है, वो सारी चीजें लेते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स की एंट्री के साथ में इन सबको हटा करके नील, अफीम, इन सारी चीजों को ज्यादा फोकस दिया गया। तो ये लोग एजुकेशनल सेक्टर में कैसे अपना इंटरफेयर नहीं करते, ऑब्वियसली करते। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, इनके सिंपल से मोटिव्स थे, जिसका जो हम मोटिव्स भी पढ़ने भी वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया हम इंडिया में आकर के हमने इतने चेंजेस कर दिए हैं क्योंकि उनको अपना फायदा चाहिए था, ठीक है। उन्होंने जो भी किया वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया, ताकि सामने वाले को मतलब उसको खुद को बेनिफिट हो, सामने वाले को हो रहा है फायदा, नहीं हो रहा है डजंट मैटर, ठीक है, अपना फायदा सर्वोपरि है। तो जो ब्रिटिशर्स है तो उनको अब दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि हमारे यहाँ पर हमें जो शिक्षा मिल रही है या हमें जो एजुकेशन मिल रहा है वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। किनके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो ब्रिटिशर्स के साथ में बहुत सारे जो काम करने वाले हैं वो भी ऑब्वियस सी बातें हैं आएंगे ही, क्योंकि वो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं तो उन्हें बहुत सारे काम करने के लिए नीड पड़ेंगी, और वो भी पढ़े लिखे बंदों की पड़ेंगी। तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग हम उतने कैपेबल नहीं थे जितने उन्हें चाहिए थे। अब उन्हें अपना काम करवाना है तो क्या करेंगे, मतलब उनके उसी एजुकेशन में पढ़े लिखे लोग चाहिए, उस लैंग्वेज को जानने वाले लोग चाहिए। तो वो क्या करेंगे, अपने एरिया से वहां से कुछ लोगों को यहाँ बुलाएंगे कि भैया यहाँ पर आवश्यकता है, नीड है, आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर के आपको ये काम करना है। लेकिन ये जो प्रोसेस थी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, ठीक है। अब कॉस्टली क्यों है? क्योंकि ये भाई इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड से लोगों को लेकर के आएंगे, मतलब इनके ट्रैवलिंग का तो खर्चा हो ही गया, यहाँ पर इन्हें स्टे कराना है, इनके खाने पीने रहने का खर्चा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी पता है ये कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, जो टेक्निक इन्होंने यहाँ पर जो फैक्ट्रीज है, क्योंकि इन्हें एकदम लो लेवल पर मतलब जो है ना, मतलब कम पैसे दे करके इनको एक अच्छा लेबर वर्क मिल जाता था इंडिया में, ठीक है। तो फैक्ट्रीज में इन्होंने यही यूज किया था। इन्होंने खेती उगाने के लिए भी यही जो फॉर्मूला है यूज किया, तो सिमिलरली फॉर्मूला वो यहाँ पर भी यूज करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, इंडियंस को पढ़ाते लिखाते हैं, वो भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी के साथ में। जब वो इससे पढ़ लिख जाएंगे तो वो हमारे लिए ही काम करेंगे, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा है ना इस लेवल का, जो इंग्लिश एजुकेशन के साथ में ये अपना तो कोई काम कर नहीं सकते हैं, है ना। तो इसको यहीं पे रह करके हम इनसे लेबर वर्क जो है वो ले लेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को एक सप्लाई चाहिए थी एजुकेटेड इंडियंस की, वर्क टू एज अ क्लर्क, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए। लेकिन वो वहां से जो है इंग्लैंड से इतने सारे इंग्लिशमैन को सप्लाई नहीं कर सकते थे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉस्टली था, इट वॉज टू कॉस्टली। क्लियर? अब कॉस्टली था तो वो लोग क्या सोचते हैं कि चलो इंडिया में मतलब एक ब्रिटिश जो इंट्रोडक्शन है मॉडर्न एजुकेशन का वो लेकर के आते हैं। सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया in
इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एजुकेशन इन ऑर्डर टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में इतने सारे लोगों को लाने रखने का जो भी खर्चा था, तो इस सारी चीज़ों से अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि भाई इतने पैसे में तो हम इनको पढ़ा लिखा के इन्हीं से लो लेवल पे एकदम मजदूरी करवा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और हमारे ही अगेंस्ट यूज भी किया, ठीक है। लेकिन इससे फायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फायदे क्या, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको साथ ही साथ। तो दूसरा रीज़न एक और ये रहता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो ये चाहते हैं कि जो इंडियंस हैं उनको हम मॉडर्न एजुकेशन देंगे, तो ये इनके लिए मतलब क्या हो जाएगा कि जब आप इनको मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हो ब्रिटिश के ही बारे में, मतलब वहीं का एजुकेशन दिला रहे हो, तो क्या होगा कि जो इंडियंस है वो हमारे सपोर्ट में आएंगे, ठीक है। मतलब जो इंडियंस है वो आपका एजुकेट, आप उनकी जो शिक्षा नीति है, प्रणाली है, पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, तो शायद वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे, और सपोर्ट करने लगेंगे तो ये जितनी भी पॉलिसीज वगैरह लेकर के आ रहे हैं तो इनको वो बिना किसी सोचे समझे एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, उसको सपोर्ट करना शुरू करेंगे, है ना। द ब्रिटिश ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट इफ इंडियंस वर गिवन मॉडर्न एजुकेशन they would become good subject and accept British rule willingly. They would accept the culture and policies of the British and will become loyal supporters of the British rule in India. तो सबसे बड़ा मोटिव एक ये भी मान के चल सकते हैं कि अपने सपोर्टर्स बढ़ाने हैं, तो हमारी जो टेक्निक है वो आप इन्हें सिखाना शुरू कर दो। तो इन्होंने अपना एजुकेशन देना शुरू किया ताकि इनके सपोर्टर्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाए। तो भाई 1813 में ये अपना एक ब्रिटिश चार्टर एक्ट लेकर के आते हैं और यहाँ से इनकी शुरुआत रहती है इंडिया में ब्रिटिश एजुकेशन की। अब ब्रिटिश एजुकेशन जो है वो धीरे धीरे तो हर एक किस्म में फैलेंगे ही, लेकिन क्योंकि स्कूल की फी देनी होंगी, कॉलेजेस की फी पे करनी होंगी, तो उस वक्त ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस था, तो हर एक वर्ग जो है वो उसमें एजुकेट नहीं हो सकता था। लेकिन लकीली आपको पता होगा जब हम फ्रीडम फाइटर्स वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे हमारे लोग थे जिन्होंने बाहर जाकर के भी पढ़ाई की है। तो सोच सकते हैं उस वक्त के भी लोग कितने ज़्यादा अमीर हुआ करते हैं, क्योंकि अभी भी अगर हम कहीं इंग्लैंड जाने का सोचे तो क्या होता है, मतलब एक सपना लगता है। फॉर मी यस, ये मेरे लिए ड्रीम है, ठीक है, कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस वक्त ये लोग वहां जाके रह के पढ़ाई लिखाई करके रिटर्न हो चुके हैं भाई। तो अब हम पढ़ते हैं द एवोल्यूशन ऑफ द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। देखो बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे ऑफिसर्स थे जैसे कि विलियम जॉन्स, हेनरी थॉमसन। तो ये सारे जो लोग हैं भाई, अब ऑब्वियस सी बात है इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं तो इंटेलिजेंट तो होंगे ही, और इतने टाइम से इंडिया में अब रह रहे हैं तो इन्हें इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होने लगा धीरे धीरे। लेकिन इसके साथ में इन लोगों ने क्या देखा, मतलब जिनके नाम अभी हम लोगों ने लिए हैं, तो इसके साथ में क्या हुआ कि इन्हें ये भी पता चला कि भाई इंडिया में जो हेरिटेज है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के ऊपर है। हम लोग वही चीजें देख पा रहे हैं जो एक्चुअली हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो बहुत ब्रॉड है और कुछ ना कुछ वहां पर स्टोरीज भी है। मतलब आपको इसको समझना है तो हमें यहाँ का जो भी लिटरेचर है उसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आपको यहाँ का जो भी हिस्ट्री है, जो भी यहाँ के बारे में फिलोसफीज है, जितनी भी चीज़ें मतलब समझनी है, जो भी आप हेरिटेज देख रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ के जितनी भी बुक्स है, मतलब सारी चीज़ें, और उस वक्त हमारे पास में सब कुछ किस लैंग्वेज में था, संस्कृत में था, पर्शियन में था, क्योंकि हमारे जो और भी जो एंशिएंट टाइम में जा चुके हैं तो वो इसी लैंग्वेज को यूज़ किया करते थे, राइट। तो अब जो ये इंग्लिश मेंस हुआ करते थे, लाइक विलियम जॉन्स हो गया, हेनरी हो गए, तो इन सब के सामने अब वो समस्या ये कि हमें इन चीज़ों को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत सरप्राइजेस से भरा हुआ है। तो इन सरप्राइजेस को, इन राजों को खोलना है तो हमें उसके बारे में जानना होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, जितने भी हमारे पास में जो लिटरेचर्स रहा करते थे, मतलब जो कि आपके पास संस्कृत में है, पर्शियन में है, तो इन्होंने उसको ट्रांसलेट कराया इन इंग्लिश, क्योंकि वो लैंग्वेज तो वो लोग जानते नहीं है। तो उनकी सहूलियत के लिए उनको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है तो उन्होंने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया ताकि उस चीज़ को वो और बेहतर तरीके से समझ सके। टू नो मोर अबाउट द हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड टू ट्रांसलेट द इंडियन बुक्स ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेज। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी से कम हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि हमारे आश्रमों में बहुत रियरली चीज़ें जो है वो समझाई जाती थी, लेकिन भाई वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती थी। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े
श्लोक्स गए हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आए आजकल आए दिन हम लोग बहुत यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, बहुत सारी चीजें यूनिवर्सल देखते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ से गई हुई है, ठीक है, क्योंकि जब चीजें गई थी तो सब लोगों ने, हमारे यहाँ के जो वेद वगैरह है, तो इन सारी चीजों को अब लोग वापस से खंगाल रहे हैं, तो उसका मतलब कुछ तो खास बात है हमारे यहाँ के लिटरेचर के अंदर भी। तो इन्होंने हमारे यहाँ की जो जितनी भी बुक्स थी, चाहे वो फिलोसफी की हो, वो लॉ की हो, पॉलिटिक्स हो, अर्थमेटिक हो, रिलीजन हो, डजेंट मैटर, कुछ भी हो, तो इन सबको उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया, ताकि वो इस चीज को और अच्छे से समझ सके। और इनका इंटरेस्ट यहीं खत्म नहीं हो रहा था, तो इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन्होंने ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई इन बंगाल इन 1784 में, ताकि ये जो काम सोच रहे हैं ना, तो उसको और बेहतर तरीके से कर सके। तो इनका सिंपल सा मोटिव क्या था कि इंडियन की चीजें हैं, जो इंडियन लिटरेचर है, हेरिटेज है, तो हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए, और यहीं के सोर्सेज से, क्योंकि हमारे यहाँ सोर्सेज की कोई भी कमी नहीं थी, भारी मात्राओं में है, बस इतना है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्लियर? तो हम अपने आप को क्या अंडरस्टिमेट करना बंद कर दे, क्योंकि भैया इंडिया में भी बहुत सारी चीजें हैं। अब इन्होंने इसके अंदर ना बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट भी रखा, ठीक है। दीज इंग्लिश मैन हु टुक सच डीप इंटरेस्ट इन इंडियन हेरिटेज बिलोंग टू ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थिंकिंग। अब जो भी ये थिंकिंग रखते हैं, मतलब जो भी डीप इंटरेस्ट रखते हैं, तो इनके लिए हमने एक अलग ही ग्रुप बना के रखा था, विच इज ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थिंकिंग, ठीक है। अभी एक हम लोग इंग्लिश वालों के लिए जो दूसरे है ना, कि जो सिर्फ इंग्लिश, जो ब्रिटिश एजुकेशन है, उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो ग्रुप है, मतलब अभी हम जिस ग्रुप के ऊपर रहे हैं, तो भाई इन्होंने ना, पता है किसको बढ़ावा दिया, ये लोग यही मान रहे हैं कि हमें इंडिया को समझना है, तो इंडिया के बारे में, इंडिया का जो लिटरेचर है उसको रीडिस्कवर करना होगा, जो कि खो गया है, ठीक है। अब रीडिस्कवर से क्या हुआ, क्योंकि अभी तक के हमारे पास में लैंग्वेजेस जो है वो वही वाली है जो जिसमें लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको हमारी सहूलियत के लिए हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हम उसको और बेटर तरीके से समझ सके, ठीक है। और इसको समझने के बाद में हम शायद इनको इनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उनकी सारी चीजों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी खामी है, क्या है, किस तरीके से वेस्टर्न में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको फोर्स कर सकते हैं कि भाई आपका लिटरेचर ऐसा ऐसा है, लेकिन आप वेस्टर्न भी पढ़ लेंगे तो दैट्स गुड फॉर यू। They believe that in order to understand India, it was necessary to understand Indian heritage and rediscover the rich literature of India to encourage Western learning and modern science among the Indians. अब आपको इनकरेज करना है वेस्टर्न लर्निंग के लिए, मॉडर्न साइंस के लिए, तो हमें वो चीज़ें भी और अच्छे से समझनी चाहिए, और उसके बिहाफ पे हम उनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब इनसे इन्फ्लुएंस होकर के, ठीक है, अब ये जो ओरिएंटलिस्ट थे, तो इनसे इन्होंने क्या किया, ये जो थिंकिंग थी, तो इसलिए क्या हुआ, कलकत्ता में सबसे पहला जो कॉलेज है वो ओपन किया जाता है इन 1781, राइट। और उसके बाद में 1791 में एक और कॉलेज जो है वो खोला जाता है, संस्कृत कॉलेज, जो कि बनारस में है। अब यहाँ पर डिफरेंस सबसे ज्यादा ये है, और ये इंपॉर्टेंट लाइंस भी है, ठीक है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो स्कूल है, कॉलेजेस है, तो वो कहाँ पर खोले गए। तो जो कलकत्ता में 1781 में जो सबसे पहले खोला गया था, तो वो किसके लिए ओपन किया गया था, जो अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ है, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी जो स्टडीज है, तो उसको प्रमोट करने के लिए कलकत्ता में सबसे पहले ये कॉलेज ओपन किया गया, ठीक है। फिर सेकेंड जो संस्कृत कॉलेज है, तो अभी तक के हमने अरेबियन, पर्शियन और इस्लामिक लॉ जो से रिलेटेड जो भी बुक्स थी, स्टडीज थी, तो उसके लिए किया, ठीक है। फिर उसके बाद में संस्कृत भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संस्कृत वाले जो हमारे एंशंट पीपल्स है, तो उन्होंने बहुत सारे उनके भी योगदान रहे हैं। तो बनारस में 1791 में एक और कॉलेज ओपन किया जाता है, और यहाँ पर जितनी भी एंशंट संस्कृत है, उसके जो टेक्सेस बने हुए हैं, जो हिंदू लॉ है, तो उसके बारे में उसकी जो स्टडी है उसको इनकरेज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थिंकिंग था, तो इनका क्लियर मोटिव था कि सबसे पहले हम आपको आपकी अपनी संस्कृति बताएं, क्लियर। और वो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमें हमारे बारे में ही नहीं पता है बहुत सारी चीजें, हालांकि बहुत चीजें हैं, लेकिन इन्होंने फिर से उस चीज को वापस रिक्रिएट किया या रीडिस्कवर किया। तो वॉरेन हेंस्टीज जो है
वो खुद इसके एक अच्छे खासे सपोर्टर रहते हैं और वो खुद चाहते हैं कि लोग जो है एंशियंट संस्कृत को जाने, अरेबिक, पर्शियन, इस्लामिक लॉ जो है, हिंदू लॉ है, इन सारी चीजों को जाने। तो वो उसके सपोर्ट में भी रहते हैं। तो वो मतलब और बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स रहते हैं जो ये मानते हैं कि सबसे पहले हमें जो ट्रेडिशनल इंडियन है उसी को प्रमोट करना चाहिए वेस्टर्न लर्निंग से ज्यादा। ठीक है, मतलब सबसे पहले, क्योंकि वेस्टर्न लर्निंग तो लानी ही है, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ का जो इंडियन ट्रेडिशनल लर्निंग पैटर्न है, आप हम पहले उसको प्रमोट करें। ठीक है, क्योंकि जब पहले अपने बारे में क्लियर हो जाएंगे तब हम दूसरे रास्ते पे मूव करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन इनके भी वाद विवाद में बहुत सारे लोग जो है वो थे, जैसे एंग्लिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अब भाई ये क्या है, तो देखो जब हमने ओरिएंटलिस्ट को पढ़ा था तो उसके जस्ट अगेंस्ट था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, किसे प्रमोट करना चाह रहे हैं कि वो जो इंडियन ट्रेडिशनल, मतलब जो ट्रेडिशनल लर्निंग है यहाँ की, इंडिया की, तो वो उसको प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो इंडियन ट्रेडिशन जो है उसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो इसके सपोर्ट में नहीं है। ठीक है, मतलब ये लोग हैं जो एक्चुअल रीजन देते हैं कि क्यों ब्रिटिश एजुकेशन को यहाँ पर लेकर के आना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, जैसे जेम्स मिल जो है वो ये सोचते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही गवार टाइप के हैं, इनके पास में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, इनको चीजों की समझ नहीं है, तो इनको एक सभ्य, मतलब इनको सिविलाइज्ड करने के लिए हमको यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो लेकर के आना चाहिए। ठीक है, द ऑफिसर्स लाइक जेम्स मिल सपोर्टेड दीज Anglicist point of view and believe that if the Indians were given Western education, they could accept and understand the British rule and work as clerk in the British administration. ठीक है, अगर आप उनको एजुकेट करेंगे ब्रिटिश, मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन है, तो वहाँ पे उनका जो खर्चा है, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से जो क्लर्क्स को लेकर के यहाँ पर लाना है और यहाँ पे उनसे काम करवाना है, तो उनका इतना जो खर्चा वर्चा है ना, जो कॉस्टली जो चीजें जा रही है, तो वो उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये भी मानते हैं साथ ही साथ कि अगर हम इंडियंस को ये चीजें सिखाते हैं, उनको एक साइंटिफिक एजुकेशन देते हैं इंग्लिश मीडियम में ही, तो हम उनको और ज्यादा सिविलाइज्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, और उनको ये भी लगता है कि जो इंडिया की टेक्निक्स है, इंडियन एजुकेशन है, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना हमारा वेस्टर्न का है। तो भाई एजुकेशन कहीं का भी हो, कैसा भी हो, वो होता अपने आप में बेस्ट है। तो हमारा इंडियन एजुकेशन भी किसी भी तरीके से कम नहीं है। ठीक है, मैं आज की डेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम में बेस्ट एजुकेशन नहीं होता तो आज हम अब यहाँ तक के बिल्कुल भी नहीं होते। ये बात अलग है कि अब हमारे अंदर एक होड़ लगी हुई है, हमें परसेंटेज बनाने हैं, हमें कंपटीशन क्रिएट करना है, लेकिन जो मेन एम है हमारी स्टडी का, कि हम चीजों को समझे, सीखे, उस कॉन्सेप्ट से हम कोई नई चीज क्रिएट करें नहीं, क्योंकि हम ये चीजें चाहते ही नहीं है। हमें सिर्फ उस थ्योरी को पढ़ना है, रटना है, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना है, दैट्स इनफ। उसके बाद में हम वो थ्योरी भी भूल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से कई लोग जो होते हैं, वन ऑफ द लीडिंग सपोर्टर्स ऑफ एंग्लिसिस्ट, तो इनका वही है, द ईस्ट इंडिया कंपनी, थॉमस जो है मैकॉले, अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया वाज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, कि इंडिया जो है वो अनसिविलाइज्ड है। जो मैकॉले है वो खुद ये चीज को बोलते हैं कि भाई इंडिया जो है वो बहुत अनसिविलाइज्ड है, अगर आप उसको ब्रिटिश एजुकेशन देंगे, जो वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, तो शायद वो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, इफ इंडियंस वर taught English, they would come to know about the scientific idea and the rich literature of the West. अब वो ये भी चाहते हैं कि भैया अगर जो इंडियंस है वो इंग्लिश सीख जाते हैं, तो वो हमारे जो साइंटिफिक आइडियाज है उसको समझ पाएंगे, और जो हमारा रिच लिटरेचर है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो वेस्ट का लिटरेचर है वो रिच है, तो उसके बाद में वो उसको भी समझ पाएंगे, है ना, द लिटरेचर ऑफ द वेस्ट। ओके, thus by learning Indians would become civilized, then they will learn to adopt the taste, value, culture of the West. तो इनका सिंपल सा वही मीनिंग है, वही लाइन रिपीट हो रही है कि जब अगर वो इंडियंस जो है इंग्लिश सीख लेते हैं, तो वो और ज्यादा सिविलाइज्ड हो जाएंगे, वो हमारे टेस्ट को अडॉप्ट कर पाएंगे, वो हमारी मतलब और उसको वैल्यू भी कर पाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो वेस्ट के कल्चर को भी अडॉप्ट करेंगे। और भाई हम नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया का ही कल्चर इतना ज्यादा वास्ट है और इतना बेस्ट है कि हमें किसी को अडॉप्ट नहीं करना है, बट इसके उल्टा हो रहा है कि हम वेस्ट को ही अडॉप्ट कर रहे हैं और हम इंडियन कल्चर को खो रहे हैं।
और इनका मानना ये भी है कि जो मतलब यूरोपियन नॉलेज है, ठीक है, साइंस की फील्ड में यूरोपियन नॉलेज जो है वो इंडियन नॉलेज से कहीं गुना ज्यादा है। मतलब इंडिया के पास में ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर आप आगे चल के तरक्की चाहते हो तो यूरोप जो है, यूरोप हो गया, ब्रिटिश हो गया, तो इनके पास में हमसे ज्यादा नॉलेज है। तो यहाँ के लोगों को चाहिए कि हम उनके उस नॉलेज को एडॉप्ट करें, ना कि हम अपने पास में लें। अब इन दोनों के बीच में ना मतलब बहुत सारी क्या कंपटीशन चलते हैं कि कुछ कह रहे हैं कि इंडियन ट्रेडिशनल को ही फॉलो किया जाए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ब्रिटिशर्स को लेकर क्या है। तो ये कंपटीशन जो है ना वो लगभग चलते ही रहता है, मतलब एक दशक तक के। उस बीच में आता है हमारे पास में एक वुड्स डिस्पैच। अब वुड डिस्पैच वही होता क्या है, तो पहले इसको समझ ले कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो डायरेक्टर्स है उसके, तो द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच जो है वो इंडिया में भेजते हैं। क्लियर। और ये कब भेजा उन्होंने, 1854 में। अब 1854 में क्या किया, हमारे यहाँ पर एक डिस्पैच भेजा, और इस डिस्पैच का हेड कौन होता है, वो होते हैं कौन, चार्ल्स वुड, राइट। तो चार्ल्स वुड जो है वो इंडिया में इस डिस्पैच को लेके आते हैं, दैट्स वाई हम लोगों ने इसे वुड्स डिस्पैच कहा है। अब इस डिस्पैच की खासियत क्या है, ये यूं कह ले कि एक टाइप का एक डॉक्यूमेंट है, एक नियम नीति पॉलिसी जो है वो लेकर के आते हैं। और इस पॉलिसी के तहत क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ द वुड्स डिस्पैच, तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक मतलब डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन वर सेटअप इन ऑल द प्रोविंस, एंड यूनिवर्सिटी वर सेटअप in the then Calcutta, Bombay and province, and universities were set up in, एक सेकेंड भाई कुछ तो गड़बड़ है, हमारी लाइंस जो है वो रिपीटेड हो चुकी है, दैट्स वाई हमें इतना कंफ्यूजन हो रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। चलो मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को। तो ये जो डिस्पैच आता है इसका रिजल्ट ये रहता है कि हमारे यहाँ जितनी भी प्रोविंसेस होती है वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जाती है, और इसीलिए सबसे पहले हमने कलकत्ता में ओपन की, देन हमारे पास बॉम्बे में आया, और भी अलग अलग, मद्रास में भी 1857 में हमने मद्रास में भी जो है एक यूनिवर्सिटी ओपन कर ली थी। मतलब यहाँ पे हर एक जगह पे आपको ब्रिटिश एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वहां पर स्कूल यूनिवर्सिटीज जो है इस डिस्पैच के तहत हर जगह पर ओपन की गई थी। और सीक्वेंस सबसे पहले पता है कि बॉम्बे में हुआ, देन कलकत्ता में आया, फिर उसके बाद में आपके पास में मद्रास में आया। तो ये चीजें हैं, तो यूनिवर्सिटीज जो है वो सेट करते गए। तो यही हमारा वो डिस्पैच था कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वोट का डिस्पैच क्या है, तो क्लियरली है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एजुकेशनल डिस्पैच जो है 1854 में इंडिया भेजा था, क्योंकि इसके हेड जो है वो सर चार्ल्स वुड थे, दैट्स वाई हमने इसको वुड डिस्पैच कहा है। और इस डिस्पैच के तहत इंडिया के हर प्रोविजन में एक यूनिवर्सिटी जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वो कुछ भी हो सकते हैं, कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज हो, तो वो सेट की गई थी। तो दैट्स ऑल अबाउट वुड्स डिस्पैच। तो हम अपनी कथा को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं, और अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश एजुकेशन तो हमारे इंडिया में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि वुड की जो डिस्पैच है, वुड्स डिस्पैच जो है वो इंडियन जो ब्रिटिश एजुकेशन है वही लेकर के यहाँ पर आया था। तो ऑब्वियस ही बातें हैं कि इम्पैक्ट भी पड़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है किसी भी फील्ड में आ जाए, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर में आ जाए, वो टेक्सटाइल में आ जाए, इंडस्ट्री में आ जाए, वो कहीं भी आ जाए, उनके इम्पैक्ट पड़ने ही पड़ने वाले हैं। वो चाहे साइड इफेक्ट हो, पॉजिटिव इफेक्ट हो, हर जगह ऐसा होता है कि मतलब मोस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स ने हमेशा हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ही दिए हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिले हुए हैं। तो ये चीज भी हम यहीं पर देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम सबसे पहले तो जो साइड इफेक्ट है वही देखने वाले हैं ना, तो हमारे यहाँ पर जैसे ही जो वेस्टर्न एजुकेशन आता है, तो हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होता है, ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन होता है, जो हम पाठशाला, मदरसा, इन सब के थ्रू दे रहे थे, तो ये चीजें डिक्लाइन हो जाती है, मतलब ये चीजें खत्म हो गई। अब जितने भी स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी है, तो जहाँ पे भी हमारे यहाँ इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन दिया जाता था, तो वो सारे सोर्सेज जो है वो खत्म हो चुके थे, और ये हमारा सबसे बड़ा लॉस था, क्योंकि वहां पर जो है ना एक एकदम शुद्ध रूप में जो हमें शिक्षा दी जाती थी, जैसे आपने महाभारत में पढ़ा होगा, श्री कृष्ण में पढ़ा होगा कि कैसे वो संदीपनी आश्रम जाते हैं, और एक्चुअल में जैसे ही आप संदीपनी आश्रम में जैसे ही एंटर करते हो, तो वहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स होती है, ठीक है, मतलब मैं स्कूल की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ इन्वायरमेंट है, तो वो कहीं गुना ज्यादा है। वहां पे आपको नेचर में रख के सीधे वही चीजें पढ़ाई जा रही है। देखो एक चीज और, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम शायद इसको और डिस्कस कर सकते हैं। हम जितनी भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, अगर मैं
उठाऊं तो साइंस में हम किन चीजों को पढ़ रहे हैं, जो हमारे मतलब जहाँ पे भी साइंस इन्वॉल्व होता है, मतलब हम हमारे आसपास के नेचर की एक प्रॉपर स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी में जाते हैं तो हम अपनी बॉडी के ऊपर या जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनकी उनका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, हम उनके ऊपर बात करते हैं, राइट। फिर हम इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हम हर एक चीज के ऊपर स्टडी करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी चीजें हो, हमारे आसपास की एयर हो, ठीक है, हम उसको क्या कर लेते हैं, मतलब एयर को, वाटर को, हर एक चीज को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग अर्थ भी, हम अर्थ को भी स्टडी करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के हमारे आसपास की एक एक चीजें, मतलब वो धूल का कण भी क्यों ना हो, हम उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको क्लासरूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमारा एंशिएंट एरा उस टाइम का है जब हम इन सबकी स्टडी जो है हम इन सबके आसपास रहकर ही करते थे, ताकि हम ज्यादा चीजों को कनेक्ट कर पाए, अच्छे से चीजें समझ पाए। वो आश्रम में जाकर के चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर न्यूटन का लॉ जो है, न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठे होते तो एप्पल वाला जो न्यूटन लॉ है वो हमें मिला ही नहीं होता, ठीक है। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें इन सारी चीजों की। अब इससे एक चीज क्या हुई कि हमारे जितने भी ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स थे वो सारे खत्म हो चुके थे, तो ये हमारा मेजर लॉस था, ठीक है। इस बिकॉज लैक ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली इन द रूरल एरिया वर अटेंडिंग दीज पाठशाला एंड मद्रासेस, तो बहुत सारे लोग जो है वो पाठशाला और मद्रास में ही जाकर के अपनी स्टडी किया करते थे, लेकिन अब उनके पास में सिस्टम खत्म हो चुका है। और फिर अब जब स्कूल और कॉलेजेस ओपन हुए हैं, क्योंकि यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, पे करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा फीस पे करनी होगी, तो बहुत सारे लोग जो है वो इसे छूट जाएंगे, ठीक है। जो एकदम अपर क्लासेस के लोग हैं वही इस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे, बाकी लोग जो है वो वहां तक के पहुंच भी नहीं पाएंगे। अब देखो, जहाँ पर अभी तक के हम लोग हमारी अपनी लैंग्वेज में हमारी जो एजुकेशन है वो ले रहे थे, लेकिन सडन ऐसा होता है कि आपको फोर्स किया जाए कि आपको इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेना है, मतलब आपको पूरा की पूरा जो एजुकेशन है आपको वो इंग्लिश में ही कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर एक प्रेशर हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन है, जिसकी हम इतनी वो करते हैं कि सबको एजुकेट होना चाहिए, लेकिन जब एक इंसान उसको इंटरेस्ट के तौर पे नहीं बल्कि एक डिप्रेशन और एक प्रेशर के तौर पे लेना शुरू कर दे, तो वहां पर वो चीजें बढ़नी जो है कम हो जाती है। तो यही हम इंडियंस के साथ में भी होता है कि सडन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट करना है अपनी स्टडी, तो वो एक प्रेशर हो जाता है, ठीक है। फिर इसके साथ में इट क्रिएट अ वाइड लैंग्विस्टिक एंड कल्चरल गैप बिटवीन द वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस एंड द मासेस। अब जो इंडियंस है जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया हुआ है, तो अब उनकी मेंटेलिटी, उनकी थिंकिंग थोड़ी बहुत किस टाइप की हो रही है, वो वेस्टर्न एजुकेशन के इसमें, तो अब वो इंग्लिश भी सीख चुके हैं, जिनने अपना एजुकेशन डन कर लिया, कई लोग बीच में से ड्रॉप आउट है क्योंकि वो उस चीज को कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो इंग्लिश सीख चुके हैं, वो अपनी हिंदी टोन जो है वो हट चुकी है, और उनका कल्चर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स कल्चर को थोड़ा फॉलो करने लगेंगे। तो जो इंडिया के लोग हैं, तो इनके और इनके बीच में थोड़े से क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और होने होंगे ही, क्योंकि भाई इनकी लैंग्वेज अलग हो चुकी है, इनका कल्चर अलग हो चुका है, तो वो हमारे यहाँ का इंसान है, लेकिन हमारा उसके साथ में जो रिलेशन है वो थोड़े से मतलब हम उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। जैसे कि अगर हम केरला चले जाए तो हमको वहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, क्लियर। समझ में कैसे आएंगी इसका रीजन मैं आगे चल के समझाऊंगी। वैसे सही टाइम पे सही एग्जाम्पल नॉक किया है मुझे भी। चलो, फिर moreover because of the student had to pay fees in school and colleges, education became costly and beyond the reach of the ordinary Indians। अब भाई क्योंकि स्कूल में आपको फीस भी पे करनी है और वो भी कॉस्टली फीस है, तो हर एक जो ऑर्डिनरी इंडियन है वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें इसकी पहुंच नहीं है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड ही रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा फी भी पे करनी है एज कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन, ठीक है। इंडियन एजुकेशन में इतनी फी पे नहीं करनी है, और हमें पता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो आपसे 10 गुना फायदा नहीं ले तब तक कि वो कोई काम करेंगे ही नहीं, जब तक कि उन्हें श्योरिटी नहीं हो जाएगी इस काम से हमें चारों तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है ना। तो फीस लेंगे तब एजुकेशन देंगे, एजुकेशन दे दिया है उसके बाद में अब आपको जॉब की चिंता सताएंगी, तो जॉब भी वही आपको देंगे, ठीक है। और उन्हें ये भी पता है कि जब वो आपको जॉब देंगे तो वो जो ब्रिटिश से जो लोग आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में 10 टाइम कम, मतलब टाइम्स जो है आपको कम सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो हर तरफ से इन्हीं का फायदा हुआ है। चलो थोड़ा और आगे बढ़े, तो उसके बाद में हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था
तो वो क्या था कि अब हमारे यहाँ पर जो गर्ल्स एजुकेशन है वो टोटली बंद ही हो चुका था, ठीक है, मतलब टोटल नेग्लेक्टेड ऑफ द एजुकेशन ऑफ गर्ल फॉर विच नो फंड्स वेर अलॉटेड, अब उसके लिए कोई फंड भी अलॉट नहीं किया गया। तो लड़कियों की जो शिक्षा है वो यहीं पे बंद हो गई, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा पे करना होता है। और हमारी इंडियन सोसाइटी का सिंपल सा रूल है, जहाँ पर चीज़ें आती है कि आपको अपनी पूरी संतानों के बीच में इक्वालिटी रखनी है, लेकिन आप एक ही चीज़ अफोर्ड करते हो, तो सिंपल सा है कि हर कोई अपने बेटे की तरफ पहले जाता है। तो एक रीजन यही था कि जो फैमिलीज है वो दोनों के खर्चे मतलब नहीं उठा सकती, तो गर्ल्स जो है वो शांत रह जाती है और बॉयज को पढ़ा दिया जाता है। The educational policy also neglected scientific and technical education। तो हाँ भाई, क्योंकि अब यहाँ पर जो ब्रिटिश एजुकेशन था, तो यहाँ पर जो थ्योरिकल नॉलेज था वो ज़्यादा चीज़ें दे रही है, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो बहुत रेयर हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम रिक्वायर्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग है, जब हम चीज़ें बुक में पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो क्या वो चीज़ हम डायरेक्टली जाके कर सकते हैं जब तक कि हम उसका प्रैक्टिकल नहीं ले, ठीक है। इसी चीज़ के लिए हमारे यहाँ लेबोरेटरी रखी जाती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, है ना, ताकि हम इन चीज़ों को जो पढ़ा है उसको थ्योरी को हम प्रैक्टिकल भी कर पाए। अब 1857 तक के यहाँ पर सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस रह चुके थे। देयर वाज ओनली 3 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री, एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। एंड एक्चुअली कैलकाटा इज कोलकाता, ठीक है। जो कैलकाटा है वो ब्रिटिश जो एक्सेंट है उसमें बोला जाता है, बट हम इंडियंस के लिए वो कोलकाता ही होता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी एक ही है, 3 मेडिकल कॉलेजेस थे जो कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में था, ठीक है। और एक ही जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी एक ही बचा था, जो कि रुड़की में था, और वो भी सिर्फ यूरोपियंस के लिए ही खुला हुआ था। तो ये, क्योंकि अब ये यूरोपियंस के लिए क्यों खुला हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे फाइनेंस की जो वीकनेसेस थी वो क्रिएट थी। इन द रूट ऑफ मैनी ऑफ दीज वीकनेसेस lay the problem of finance. The government was never willing to spend more than a scanty sum on education। तो जो गवर्नमेंट थी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी ब्रिटिशर्स ही है, तो वो हमें कोई इतनी अच्छी स्कॉलरशिप या फी कंसेशंस वगैरह ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा रही थी जिससे कि लोग यहाँ पर एडमिशन भी ले ले, ठीक है। एक मिनिमम अमाउंट में ही आपको, बहुत ही मिनिमम, जो कि मतलब नहीं के बराबर हो, वही फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रही है, और इतनी ज़्यादा फी भरने की किसी की भी अपनी कंडीशन नहीं थी कि हाँ भाई हम अपने बच्चों को रुड़की में पढ़ा सके। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें थी भाई, जो ब्रिटिशर्स आते हैं उनका एजुकेशन लेकर के आते हैं। अब हमने पढ़े इसके नेगेटिव जो साइड है वो, चलो थोड़े से पॉजिटिव पढ़ लेते हैं। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ते हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन डेवलप्ड और रेशनल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, नेशनलिस्ट आउटलुक। अब जब हमारे पास में हमने उनकी जो टेक्निक्स है, उनका जो एजुकेशन पढ़ा है, तो हम इंडियंस जो है वो चाहे रेशनल हो, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, नेशनलिस्ट, इन आउटलुक्स को भी हमने डेवलप किया है, मतलब इस फील्ड में भी हमने काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। फिर एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जो ब्रिटिशर्स का जो ह्यूमिलेशन होता है, ठीक है, जो वो हम पे करते हैं, तो जब हम उनके बारे में, उनके जो आइडियाज़ है वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उस टाइम अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो यहाँ से पता है हमें चीज़ें समझ में आती है कि हम भी आवाज़ उठा सकते हैं हमारे खिलाफ, हमारे ऊपर जो ह्यूमिलेशन हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, तो हम चीज़ों के खिलाफ बोल सकते हैं। These educated Indians were the first to feel the humiliation of the British rule, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल का जो humiliation होता है उस चीज़ को वो समझते हैं, ठीक है। Their national education gave them the ability to study the evil effect of the foreign rule। अब जो फॉरेन रूल के जो evil effects होते हैं, अब उनके इस एजुकेशन से उन्हें इतनी एबिलिटी आ चुकी थी कि वो उन चीज़ों को सीख सके और देख सके कि भाई ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो हम, मतलब जब हमने एजुकेशन में आ गए तो हमारे पास में इतनी हिम्मत तो आ गई कि हम इसके खिलाफ बोल सके, ठीक है। और तब से हमने क्वेश्चंस भी करने स्टार्ट कर दिए कि भाई जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो भी अनजस्ट पॉलिसीज होती थी उसके खिलाफ हमने बोलना शुरू किया कि भाई ये पॉलिसी सही नहीं है, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि इन्हें हम अपने अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, हमारी टेक्निक सिखा करके, ठीक है, मतलब जब हम इन्हें अपना एजुकेशन देंगे तो वो हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम इसे अपना एजुकेशन दे करके हम उन्हें और ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं। और हम इन चीज़ से अवेयर हुए थे क्योंकि हमने वहाँ की थ्योरीज पढ़ी है कि कैसे जब अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है तो लोग अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम भी उठा सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी, हाँ मतलब ये पॉजिटिव
पॉइंट होगा कि उनके इसमें कहीं ना कहीं इस चीज को सिखाया गया होगा कि अगर कोई आपके खिलाफ आपके लिए अत्याचार करे तो आप उसके खिलाफ बोले। तो यही चीज हमने वहां से सीखी और हमने उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की कि भाई आपकी ये पॉलिसीज अच्छी नहीं है, इससे हमें हार्म हो रहा है। द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो एक और ये भी था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है पूरे इंडिया में बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस है, क्लियर, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है तो डिफरेंट पार्ट्स में हर एक पार्ट की अलग अलग लैंग्वेज है। तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, ठीक है। अगर मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मैं तमिलियन में जाके तमिल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज जो है ना, तो इसने क्या किया, सबके बीच में उसको यूनाइट करने का काम किया, ठीक है। मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बैठाने की कोशिश की। द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूनाइटिंग द एजुकेटेड इंडियंस। मतलब क्योंकि अलग अलग पार्ट में हर जगह पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ में बात नहीं कर पा रहे, अपने आइडियाज को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो होता है ना कि हाँ मेरे पास ये आइडिया, तुम्हारे पास ये है, काम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि एक दूसरे के पास थॉट्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आइडियाज नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीजों से दोनों जो सेपरेटली काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि लोगों में इसने यूनिटी लेकर के आ गए, तो अब एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इट बिकेम द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ थॉट्स बिटवीन एजुकेटेड इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब जितने भी अलग अलग पार्ट के, मतलब इंडिया में अलग अलग पार्ट के लोग थे, एजुकेटेड थे, तो इनके बीच में अब कम्युनिकेशन हो सकता था, ठीक है। क्योंकि पहले लैंग्वेज जो है सबकी अलग अलग थी, अब इन्होंने इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज बना लिया जिसके थ्रू ये अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सके, कम्युनिकेट कर पाए। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव जो पॉइंट है वो था हमारे लिए कि चलो अब हम अपने आइडियाज को ये कर सकते हैं, तो हम इसको अंग्रेजों को भगाने के खिलाफ ही चीजों को यूज करने वाले हैं, और ऐसा होता भी है। देन प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। अब भाई अभी तक के जो ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन था वो तो था ही था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे यहाँ पर जो नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स एजुकेशन है, जो ब्रिटिश का जो टेक्निक्स है वो हमारे यहाँ पर और चले, ठीक है। तो उसमें से कुछ लोग होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो ये सारे लोग चाहते हैं कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन है वही हम उसको प्रमोट करें, लोग वही पढ़े, वहीं से सीखे समझे चीजें। क्योंकि जो ब्रिटिश एजुकेशन है वहाँ पर लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं था, वहाँ पे आप बहुत सारी, ठीक है, हम मानते हैं कि आपके पास में साइंटिफिक बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब वो किस काम की जब आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं। और तब तक के सीखने का सिंपल सा एक मोटिव ये रहा करता था कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो तो उसको आप यूज करो, यूटिलाइज करो अपनी लाइफ में, ठीक है। पहले के आश्रम में, मदरसे में यही चीजें होती थी कि जो हमारे एक्चुअल में लाइफ के सराउंडिंग है हम उन चीजों को सीखते थे, और ये चीजें जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। तो अब महात्मा गांधी ये चाहते थे कि भाई हम नेशनल एजुकेशन को ही प्रमोट करें। तो वो ये मतलब, और उनको प्रमोट करने का रीजन भी यही था कि जो इंडियंस है उनके अंदर जो डिग्निटी है वो डेवलप करे, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डेवलप करे। क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि जब जो इंडियंस ब्रिटिश एजुकेशन ले रहे हैं तो उनकी डिग्निटी हर्ट हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हो रही है। मतलब कोई एक बाहर का इंसान आके आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, आप उसी को फॉलो कर रहे हो, तो मतलब गांधी जी ये चीज नहीं चाहते थे। अब जब नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तब उन्होंने हमारे यहाँ के जो यूथ है उन्हें भी कहा था कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज जो है स्कूल और कॉलेजेस रन कर रही हैं आप उसे छोड़ दो। और उस टाइम में हमने देखा भी था कि लोग जो है वो कॉलेज में, स्कूल में हंगामे करते थे, आंदोलन करते थे, और ब्रिटिशर्स जो है तब इनको उठा करके जेल में डाल देना, पिटाई करना, या स्कूल से भगा देना, रेस्टिगेट कर देना, ये सारी चीजें हुआ करती थी, ठीक है। तो उस वक्त जितने भी लोग वहाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इन लोगों का एक मोटिव भी था कि हम वहाँ से चीजों को सीख के आए। जब हमने अभी बात की ना कि इन लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था, ये इन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई आप हमारे लिए क्यों इतनी अनजस्ट पॉलिसीज को लेकर के आ रहे हो, ठीक है। तो ये वही आंदोलन होते थे, वो जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो वो आंदोलन हुआ करते थे यहाँ पर, जिसमें ये उनके खिलाफ आवाज उठाया करते थे। तो गांधी जी उस वक्त कह रहे थे कि भैया अब यहाँ से मतलब आप जो है मतलब इस कॉलेज को छोड़ दो, स्कूल को छोड़ दो, और जो हमारा इंडियन एजुकेशन है उसको सपोर्ट करो।
और फिर उसके साथ में महात्मा गांधी जो है वो ये भी चाहते थे कि जो हम इंग्लिश एजुकेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी जो टीचिंग एजुकेशन है वो ले रहे हैं, तो उसका भी जो लैंग्वेज होना चाहिए वो हमारी इंडियन लैंग्वेज हो, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो इंग्लिश है और वो इंग्लिश मीडियम ना होकर के हमारे पास अपना खुद का मीडियम हो। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियंस लैंग्वेज should be the medium of teaching education in English. He felt crippled Indians and they did not know how to relate to the masses. According to Gandhiji, people should learn by doing. They must work with their hands, learn a craft. Only then will they get an all-around education which will help them to develop both their mind and body. अब जो चीजें मैंने आपको जस्ट अभी बोली कि प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो गांधी जी भी यही चीजें चाहते थे कि भाई हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो काम करके सीखे, ठीक है। पहले की इरा में भी यही होता था कि हम काम कर रहे हैं उसके बाद में सीख रहे हैं, तो वो अपने हाथों से कोई काम करे, कोई क्राफ्ट को सीखे, उससे सीखे, तो जब इसी से जब ये चीजें ऐसे करेंगे तभी तो ऐसा होगा ना कि मतलब उनकी जो माइंड बॉडी दोनों ही डेवलप्ड होंगी, ठीक है। अभी हम स्कूल जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, ऑनेस्टली आप बताना कि आप जब स्कूल में कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो हम उसको सिर्फ थ्योरी में पढ़ रहे हैं, हम उसको सीख नहीं रहे हैं। या जब भी सीखने का मौका आएगा, हम अगर कोई कोई घटना हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो हम सिर्फ क्या कहेंगे कि अच्छा बारिश हो रही है, तो हमें सिर्फ इतना पता है कि अच्छा बारिश किस प्रोसेस से होती है। लेकिन हाँ, अब आप ये कमेंट मत कर देना कि मैम बारिश जो है वो होती है, उसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, आई नो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन कई बार चीजें होती है ना कि आपको चीजों को एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है, आपको नेचर के सराउंडिंग रख के ही एक्सप्लेन किया जाए। अच्छा, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम जो कि हम कर भी सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तो कुछ नॉक नहीं हो रहा है, आगे आने वाले चैप्टर में शायद नॉक हो जाए तो हम उसको देखेंगे। तो गांधी जी ये कह रहे थे कि जब तक कि आप खुद से करना नहीं सीखोगे, तब तक मतलब करोगे नहीं, तब तक कि आप उस चीज को नहीं सीखोगे, और हमें करके चीजों को सीखना चाहिए, तभी हम अपने माइंड और बॉडी से भी डेवलप होने वाले हैं, ठीक है। विच दे गेट ऑल एन ऑल अराउंड एजुकेशन विच will help them to develop both their mind and body। तो यही टाइप का जो एजुकेशन है वो आप दोनों को, आपके माइंड और बॉडी दोनों को ही ग्रो करने वाला है। और इसी उद्देश्य से रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो 1901 में शांति निकेतन जो है वो स्टार्ट करते हैं। और शांति निकेतन का सिंपल सा मोटिव रहता है कि जितने भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो नेचर के एकदम क्लोज हो, और नेचर के क्लोज रहने के बाद में वो क्रिएटिव बने। दे कुड बी क्रिएटिव एंड गिव एक्सप्रेशन और टू देयर थॉट्स एंड डिजायर्स। जो भी उनके थॉट्स है, डिजायर्स है, वो उसको एक्सप्रेस करे, वो उन्हें आइडियाज दे। तो इन सारी कुछ चीजें, मतलब जो एक्चुअल नीड है कि मतलब नेचर के साथ में रह करके आपको चीजें सिखाई जाए, तो इसकी शुरुआत करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने एक शांति निकेतन खोला जिसका मेन सिंपल सा पर्पस था कि बच्चों को जो हमारा नेचर है उसके सराउंड रखे, और सराउंड रखकर ही चीजें उसके क्लोज रख के ही चीजों को समझाए, सिखाए। तो इससे क्या होगा, उनकी जो डिजायर है, जो उनकी क्रिएटिवनेस है, इन सारी चीजों को हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंसान जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे माइंड का इतना यूज ही नहीं करते, तो जो क्रिएटिवनेस है वो चीजें दबी की दबी रह जाती है। तो टैगोर ये कहते हैं कि भाई जब आप नेचर में लेके जाओगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो और ज्यादा निखर के आएंगी। अकॉर्डिंग टू टैगोर, आवर फार्मल एजुकेशन सिस्टम इज सफोकेटिंग एंड oppressive। It kills the natural desire of the child to be creative and imaginative। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है, ऑप्रेसिव है, ठीक है। और ये हमारी जो नेचुरल डिजायर है किसी भी बच्चे की कुछ करने की, कुछ इमेजिनेशन करने की, इस डिजायर को भी खत्म कर देता है। तो बस इसीलिए ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो ये नेशनल एजुकेशन को कुछ ज्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। और इसके बीच में कुछ जो ब्रिटिशर्स है वो लोग भी, जो ओरिएंटलिस्ट जो देखे थे हम लोगों ने, तो वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लेकिन उनके पास हम मतलब दोनों के जो मोटिव्स है वो बहुत डिफरेंट है। उनका मोटिव ये है कि वो हमारे यहाँ के हेरिटेज को सीखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, और हमारा मोटिव है कि हम अपने आप को सिखाना चाहते हैं। क्लियर? हम अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट लाना चाहते हैं, डिग्निटी को, अपने अंदर की जो डिग्निटी है वो जगाना चाहते हैं। तो ये हमारे रीजंस थे। तो इसी बीच में इनके साथ में बहुत सारे ऐसे इंडियन थिंकर्स थे जो कि ये सोचते थे कि एक अल्टरनेटिव नेशनल एजुकेशन सिस्टम भी लेकर के आना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं
बच्चे जो है वो हमारे यहाँ के इंडियन वैल्यूज को समझ सके, उसको मतलब समझे, उसको अप्रिशिएट करे, ठीक है। बिसाइड साइंटिफिक रीजंस, जो रीजनिंग थी उसके बिसाइड, मतलब जो भी वो लोग पढ़ा रहे थे वो थ्योरीज पढ़ा रहे थे, लेकिन हमारा मोटिव ये था कि हम हमारे यहाँ के जो इंडियन वैल्यूज है उसको समझे, उसको अप्रिशिएट करें। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए लगे हुए थे। तो भाई इतना था हमारे इस चैप्टर में कि किस तरीके से ब्रिटिशियर्स अपनी पॉलिसी पे को लाने पे लगे हुए थे, और हम जो इंडियंस है वो अपनी पॉलिसी को प्रमोट करने पे लगे हुए थे। हालांकि दोनों पैरेलल चल रही थी, दोनों ने ही मतलब नुकसान तो दिए ही थे, लेकिन उसके साथ में इन्होंने फायदे भी इतने ही दिए। अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, मतलब कोई भी छोटा मोटा भी डाउट, क्योंकि छोटे डाउट्स भी आगे चल के बहुत बड़े हो जाते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताएं, हम उस डाउट को खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, साथ में आप कमेंट भी ये करके बता सकते हो कि आपका अपना ओपिनियन क्या है, कि आप कौन से जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहते हो। हालांकि सिंपल सा है, बहुत इजी है कि हम अभी जिस एजुकेशन सिस्टम में हैं हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमें टॉपर बना रहा है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं बना रहा है। इतना इमेजिनेट, मतलब जो इमेजिनेशन पावर है, जो क्रिएटिवनेस है हमारी, वो चीज़ें खो रही है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस कर रहे हैं इमेजिनेशन कर करके, ठीक है, लेकिन हम वो नहीं है। क्योंकि और उस टाइम का क्या था कि हर एक इंसान इतना इमेजिनेटिव हो, इतना ज़्यादा इनोवेटिव हो, है ना, तो वो चीज़ें नहीं है। तो जो भी आपके ओपिनियंस है करंट एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, ब्रिटिशर्स की या जो नेशनल इंडियन का उस टाइम में था, तो सारे जितने भी ओपिनियंस हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं।